कि जो अपराधी विकास दुबे की राह पर चल रहे थे और उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपना वर्चस्व कायम करने की सोच रहे थे, वह निश्चित रूप से हतोत्साहित हुए हैं। उन्हें पता चल गया है कि शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना कितना आत्मघाती है, क्योंकि यह शॉर्टकट जीवन को भी शॉर्ट बना देता है। सीधी सी बात है, जब अपराधी विकास दुबे की राह पर चलने से डरेंगे तो चालबाज नेता उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। संजय गुप्ता, आपने ठीक कहा कि संजय गुप्ता पेड न्यूज के मामले में प्रेस परिषद द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं और उनसे कहा गया, उनको पूरी तरह से सेंसर किया गया है कि आप ऐसा काम मत करें। तो संजय गुप्ता एक नहीं कई ऐसे मामले हैं सांप्रदायिकता फैलाने में। जब वो अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान खबर देना एक बात है, लेकिन उस दौरान इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से सांप्रदायिकता से भरी पड़ी होती थी, जिसका लेकर के इनकी कई बार भर्त्सना हो चुकी थी। ये इस संजय गुप्ता के अखबार की। संजय गुप्ता मजीठिया के बात में वास्तव में ये जो लड़ाई शुरू हुई थी संजय गुप्ता के लिए हुई थी कि संजय गुप्ता लोगों को कहते तो ये है कि हमारा नंबर 1 अखबार है पूरे हिंदुस्तान भर में, और ये तो कई बार दावा ऐसा करते हैं कि विश्व का सबसे अधिक दिखने वाला और पढ़ा जाने वाला अखबार है, लेकिन पैसा देने के मामले में, कर्मचारियों का शोषण करने के मामले में, ये शोषण करने के मामले में नंबर 1 ये रहे हैं निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा देने के मामले में तो फिसड्डी ही रहे हैं, इस चीज को देख लीजिए। मजीठिया वेज बोर्ड जब आया था तो ये क्लास 1 न्यूज़पेपर ये लोगों को मिनिमम वेजेस से लेकर के क्लास 5 या 4 की सैलरी लोगों को देता रहा है, जिसको लेकर के हमने अवमानना का केस दायर किया था। और उस केस में वास्तव में ऐसा हुआ कि उसमें भी कुछ थोड़ा लेपापती हो गई, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को सही माना था कि जो जिसकी ये देनदारी है वो उसको पूरा करे दे, लेकिन वो संजय गुप्ता ने उसको पूरा नहीं किया और ना तो कर्मचारियों को उनका वेतन दिया, ना बकाया दिया। अलबत्ता ये किया कि किसी को प्रिंट मीडियम से हटा करके डिजिटल मीडियम में कर दिया, और डिजिटल मीडियम में इसलिए किया क्योंकि उसको यह था कि बचने का एक रास्ता मिल गया। किसी को हटा करके वहां से ट्रांसफर कर दिया एक दूसरी जगह पर, जिससे उसको वहां पर जाने में तकलीफ हो और वो नौकरी को छोड़ दे। किसी को ऐसा इसने किया कि उसका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर हटा करके उसको कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया। जो आदमी कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा है, वो उस व्यक्ति को प्रसार भारती का सदस्य बनाए जाने का मतलब कि प्रसार भारती में किस प्रकार वो कानूनों को ताक पर रखेगा और उसकी धज्जियां उड़ाएगा। जनता के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज का विषय है, क्यों अदालतों ने खो दिया है भरोसा। हम चर्चा करेंगे कि विकास दुबे के उद्भव, विकास और अंत से समाज को क्या संदेश मिला। दरअसल हर बड़ी घटना व्यापक तौर पर कोई न कोई संदेश जरूर देती है। इन्हीं संदेशों के लिए हमारे शास्त्रों की रचना की गई, विशेष रूप से पुराणों की। कुल 18 पुराण हैं जिनमें ऐसी घटनाओं का विवेचन किया गया है जिनसे जीवन जीने की सीख मिलती है। हमारा जीवन काल इतना छोटा होता है कि उससे सब कुछ सीखना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि दूसरे के जीवन से सीखकर अपने जीवन को आसान बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में संस्कृत में कहा गया है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, अर्थात सुंदर चिंतन वाले शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार क्यों? बार बार इसलिए कि हम घटनाओं के दुष्परिणाम को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब आते हैं विकास दुबे पर। विकास दुबे कैसे माफिया बना और कैसे अंत हुआ, यह सब आप समाचार माध्यमों से जान ही चुके हैं। विकास दुबे के मारे जाने से हर किसी ने राहत की सांस ली है। यह अलग बात है कि उसके एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और यह तर्क दिया जा रहा है कि उसे मारने के बजाय
रिमांड पर लिया जाता तो कई सफ़ेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते थे, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि जो सफ़ेद पोश चेहरे बेनकाब हैं उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे तत्व बदस्तूर चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विकास दुबे के मारे जाने से कोई भी सामाजिक नुकसान नहीं हुआ है, अलबत्ता सभ्य समाज को लाभ ही हुआ है। लाभ इस संदर्भ में कि जो अपराधी विकास दुबे की राह पर चल रहे थे और उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपना वर्चस्व कायम करने की सोच रहे थे, वह निश्चित रूप से हतोत्साहित हुए हैं। उन्हें पता चल गया है कि शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना कितना आत्मघाती है, क्योंकि यह शॉर्टकट जीवन को भी शॉर्ट बना देता है। सीधी सी बात है, जब अपराधी विकास दुबे की राह पर चलने से डरेंगे तो चालबाज नेता उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह तो रहा पहला संदेश। दूसरा संदेश यह है कि न्यायपालिका के प्रति समाज का विश्वास इतना ढह गया है कि विकास दुबे को न्यायालय के दरवाजे पर न ले जाकर उसे मौत का दरवाज़ा दिखा दिया गया। इससे हम थोड़ी देर के लिए भले ही खुश हो लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे बड़ा आघात लगा है। सरल शब्दों में कहें तो अदालत जिस पुलिस की गवाही को गंभीरता से नहीं लेती, वही पुलिस जीवन और मौत का फैसला करने लगी है। हमारे चालबाज नेता माफिया को छोड़कर इस पुलिस का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में न्याय व्यवस्था को कैसे अपडेट किया जाए और उसके विश्वास को वापस अर्जित किया जाए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी संदर्भ में हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे से बात की। हैदराबाद में घटना हुई थी और 4 बलात्कारियों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। तो तमाम लोगों को याद होगा कि जनता ने उन पुलिस वालों पर खून बरसाए थे और कहा था कि ये बलात्कारी ये जेल में जाते और कम से कम 20 साल लगते, फिर इनको दंडित करना पड़ता, तब तक जनता का धैर्य खत्म हो जाता और जनता इसको भूल भी जाती। आप यहाँ देखेंगे कि अफजल कसाब जैसे लोग जो जनता के जो वीडियो के सामने पकड़े गए और उनका भी ट्रायल होते होते कई साल लग गया, तब जाकर के उनको फांसी की सजा हुई और कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहे। लोगों के बीच में ये अवधारणा बनती जा रही है कि अगर आप सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, तो कोर्ट की कार्रवाई को जितना चाहे उतना लंबा खींच सकते हैं और इसके फंदे से बाहर आ सकते हैं। क्या कारण था कि विकास दुबे 60 मामलों में पकड़ा गया था, 2-3 बार जेल भी हो गया था उसको, लेकिन वह कोर्ट के आसवे लेथार्जीनेस के नाते, कोर्ट की निष्क्रियता के चलते वह न केवल बरी हुआ था बल्कि अपने अपराध को और बढ़ाता चला गया और तमाम ऐसे लोगों की हत्या कर दिया जिन बेचारे बेगुनाह थे। ये स्थिति बन गई है। अब कोर्ट को नए सिरे से सोचना होगा। वैसे तो संविधान में दिया गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारे यहाँ जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका, ये 3 उसके प्रमुख अंग हैं। लेकिन पहले से भी ये देखा जा रहा था कि कार्यपालिका का असर न्यायपालिका पर ज्यादा पड़ता रहा है, लेकिन वो ऊपरी तौर पर। लेकिन ऐसे मामले में जबकि आज हत्यारे, बलात्कारी, उनको सही समय से अगर नहीं दंडित किया जाता है तो जनता का विश्वास न्यायपालिका से खत्म होगा और जनता का विश्वास खत्म होना यह एक खतरे की घंटी है जिसको न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। अब स्थिति आ गई है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों इस चीज को नए सिरे से सोचें कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस नाते आपको जनता को न्याय जल्दी से जल्दी और सही न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि एक और भी होता है, न्याय का दूसरा सिद्धांत भी है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। न्याय जो जल्दी में बहुत दिया गया है वो कई बार वो न्याय दफना दी जाती। इस नाते आपको 2 चीजों से सतर्क रहना पड़ेगा कि न्याय देने में देरी ना हो, और दूसरी, अगर आप जल्दबाजी में न्याय दे रहे हैं
तो कहीं किसी के साथ अन्याय न होने पाए, तब जाकर के जनता का विश्वास बढ़ेगा। वरना वही आप लोग देखेंगे कि विकास दुबे की हत्या के बाद भी लोगों ने उन पर फूल बरसाए हैं और इस चीज को कहा है कि नहीं, ये तो हत्यारा था, जेल में पड़ा रहा था, कई बार हत्या करके और फिर जेल में गया और न्यायपालिका ने उसको छोड़ दिया। आज भी ये स्थिति हो सकता, वो लटका रहता। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर उसको पकड़ के ले आया गया होता तो बहुत सारे राज खोलता, तो पकड़ा तो 3-4 बजे गया था, कौन सा राज खोल दिया था उसने? जनता ये सवाल पूछती है। हालांकि हम इसके पक्ष में नहीं है, हम चाहते हैं कि न्यायपालिका को न्याय का काम करना चाहिए, पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए, पुलिस को न्याय अपने हाथ में नहीं ले लेना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। अच्छा, एक संदर्भ में और लेना चाहता हूँ जी। ये तो न्यायपालिका की बात हो गई जी। और सरकार की बहुत सारी इकाइयां हैं, बहुत सारे उनके संस्थान हैं। जैसे आप प्रसार भारती को ले लीजिए, और आपका संदर्भ इसलिए है कि आप पहले व्यक्ति हैं, पहले वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड के लिए पूरे देश को एकजुट किया। मतलब अगर कहा जाए इसके सूत्रधार तो परमानंद पांडे रहे हैं, बाद में कोई कुछ भी करे, लेकिन सूत्रधार परमानंद पांडे को माना जाएगा, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया मजीठिया को लेकर के। उसी मजीठिया का जो दोषी, जो सीधे उसका मतलब संजय गुप्ता बनाम अभिषेक राजा जो केस चल रहा था, और आपको बता दें कि संजय गुप्ता केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दोषी नहीं है, बल्कि उसे पेड न्यूज को लेकर के भी पेड न्यूज मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। उस पे केस चला था एक मतलब चुनाव संबंधी, उसमें जो कि पेड न्यूज छपवा करके चुनाव को प्रभावित किया था। उसी संजय गुप्ता को प्रसार भारती ने सदस्य बना दिया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इतना बड़ा दोषी हो, इतना पूरे देश के बुद्धिजीवी, कोई साधारण नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग को जो इस तरह से मतलब विक्टिमाइज किया हो, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रसार भारती का सदस्य बनाया जाना उचित है? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं से परहेज करे? एकदम नहीं। ऐसे व्यक्ति को प्रसार भारती का सदस्य बनाने का तात्पर्य है कि प्रसार भारती की विश्वसनीयता को पूरी तरह से ताक पर रख देना। ऐसे व्यक्ति को प्रसार भारती को सदस्य बनाए जाने का मतलब है पूरे पत्रकारिता जगत का अपमान करना। ऐसे व्यक्ति को प्रसार भारती को का सदस्य बनाए जाने का अर्थ है सारे पत्रकार बिरादरी और पत्रकारों का अपमान करना। ये मेरा अपना मानना है, मैं निजी तौर पर कह रहा हूँ। संजय गुप्ता, आपने ठीक कहा कि संजय गुप्ता पेड न्यूज के मामले में प्रेस परिषद द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं और उनसे कहा गया, उनको पूरी तरह से सेंसर किया गया है कि आप ऐसा काम मत करें। तो संजय गुप्ता एक नहीं कई ऐसे मामले हैं सांप्रदायिकता फैलाने में। जब वो अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान खबर देना एक बात है, लेकिन उस दौरान इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से सांप्रदायिकता से भरी पड़ी होती थी, जिसका लेकर के इनकी कई बार भर्त्सना हो चुकी थी। ये इस संजय गुप्ता के अखबार की। संजय गुप्ता मजीठिया के बात में वास्तव में ये जो लड़ाई शुरू हुई थी संजय गुप्ता के लिए हुई थी कि संजय गुप्ता लोगों को कहते तो ये है कि हमारा नंबर 1 अखबार है पूरे हिंदुस्तान भर में, और ये तो कई बार दावा ऐसा करते हैं कि विश्व का सबसे अधिक लिखने वाला और पढ़ा जाने वाला अखबार है, लेकिन पैसा देने के मामले में, कर्मचारियों का शोषण करने के मामले में, ये शोषण करने के मामले में नंबर 1 ये रहे हैं निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा देने के मामले में तो फिसड्डी ही रहे हैं। इस चीज को देख लीजिए, मजीठिया वेज बोर्ड जब आया था तो ये क्लास 1 न्यूज़पेपर ये लोगों को मिनिमम वेजेस से लेकर के क्लास 5 या 4 की सैलरी लोगों को देता रहा है, जिसको लेकर के हमने अवमानना का केस दायर किया था। और उस केस में वास्तव में ऐसा हुआ कि उसमें भी कुछ थोड़ा लेपापती हो गई, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को सही माना था कि जो जिसकी ये देनदारी है वो उसको पूरा करे दे, लेकिन वो संजय गुप्ता ने उसको पूरा नहीं किया और ना तो कर्मचारियों को उनका
वेतन दिया, ना बकाया दिया। अलबत्ता ये किया कि किसी को प्रिंट मीडियम से हटा करके डिजिटल मीडियम में कर दिया, और डिजिटल मीडियम में इसलिए किया क्योंकि उसको यह था कि बचने का एक रास्ता मिल गया। किसी को हटा करके वहां से ट्रांसफर कर दिया एक दूसरी जगह पर, जिससे उसको वहां पर जाने में तकलीफ हो और वो नौकरी को छोड़ दे। किसी को ऐसा इसने किया कि उसका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हटा करके उसको कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया। जो आदमी कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहा है, वो उस व्यक्ति को प्रसार भारती का सदस्य बनाए जाने का मतलब कि प्रसार भारती में किस प्रकार वो कानूनों को ताक पर रखेगा और उसकी धज्जियां उड़ाएगा, जनता के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। अच्छा, इस विषय में ये सरकार है और न्यायपालिका है, जाहिर सी बात है कि ये जो है अपने अखबार का प्रभाव बना करके, तो अपने अखबार के प्रभाव में ले करके जो हमारा सिस्टम प्रभाव में आ जाता है, जैसे विकास दुबे के प्रभाव में सिस्टम आ गया, उसी तरह से संजय गुप्ता का भी एक प्रभाव मंडल है, प्रभाव है, उस प्रभाव में पूरा शासन, पूरा न्यायपालिका आ रहा है। तो इसके लिए न्यायपालिका और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? कैसे इन चीजों से सरकार और न्यायपालिका निपट सकती है? देखिए, इसको तो यह है कि मीडिया का प्रभाव तो पहले से रहा है। मीडिया कहते हैं कि जो संविधान में 3 खंभों की बात कही गई, 3 पिलर्स, लेकिन मीडिया अपने इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि वो उसको चौथे खंभे की संज्ञा दी गई, फोर्थ पिलर के रूप में अपने आप में स्थान प्राप्त कर लिया। और मीडिया की ये स्थिति है, ये सब सर्वविदित है, आज से नहीं बहुत दिनों से पहले है कि मीडिया की स्थिति ये है कि इससे न्यायपालिका भी डरती है, मीडिया की स्थिति ये है कि इससे कार्यपालिका भी डरती है, मीडिया की स्थिति इससे ये है कि इससे विधायिका भी करती है। आजकल आप देखेंगे विधायिका में बोलने वाले तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो ये ध्यान देकर के चलते हैं कि मीडिया में उनको कितनी पब्लिसिटी मिलेगी। यही हालत कमोबेश जुडिशरी में भी और यही कार्यपालिका में भी है। जुडिशरी में भी आप देखेंगे कई बार मीडिया ट्रायल होता है और उसी मीडिया ट्रायल के बहाने बहुत सारी ऐसी चीजें होती मीडिया अपने पक्ष में करा देती है। मुझे ये कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि हम ये नहीं कहते हैं कि सारे जज प्रभावित होते, लेकिन मीडिया में छिपी हुई चीजों का असर उनके ऊपर कहीं न कहीं अवचेतन मन में पड़ा रहता है और कोई भी जज इस चीज को नहीं चाहता है कि उसकी कोई निंदा हो और उसको कोई अपमान सहना करता है या कोई इंसल्ट हो सोसाइटी में। इसी नाते वो देख करके ये चलते हैं कि हमको कोई मीडिया में अच्छी पब्लिसिटी मिले, अच्छी पॉपुलैरिटी मिले। इसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों दोषी हैं। इसीलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से मीडिया का उद्देश्य जो है वो मीडिया का उद्देश्य पूरा करे, लेकिन मीडिया अगर उस चीज को नहीं पूरा कर रही है तो हमको इस चीज को सोचना पड़ेगा, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। ये समाज के तीनों अंगों के जो एडमिनिस्ट्रेशन के 3 अंग हैं नहीं, इनको छोड़ करके पूरे समाज को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इसको ठीक करें। अच्छा, ये समाज ही इस चीज को ठीक कर सकता है। एक चीज और है, मीडिया और मीडिया मालिक दोनों 2 चीजें आज के संदर्भ में दोनों एक हो गए हैं, लेकिन मीडिया और मीडिया मालिक दोनों 2 चीजें हैं। पहले भी मीडिया मालिक होते थे, लेकिन मीडिया मालिक सीन में नहीं होते थे, वो किसी को संपादक नियुक्त करते थे जो कि वही मीडिया के रूप में जाना जाता था। अगर वो कोई गलती करता था तो उसको हटा दिया जाता था। लेकिन आज जो है मीडिया और मीडिया मालिक दोनों चीजें एक हो गई है। जैसे कि अब हर कोई अखबार नहीं निकाल सकता, जिसको आरएनआई परमिशन देगा वही अखबार निकाल सकता है। लेकिन आरएनआई के हाथ से जो हथियार दे दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को, तो क्या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आरएनआई में ऐसा सुधार आए कि आरएनआई तय करे कि भाई हम जो है टेस्ट लेंगे, संपादक हम बनाएंगे, आपको परमिशन देते हैं तो आप मालिक योग्यता नहीं है संपादक बनने की। संपादक क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आरएनआई संपादक तय करे कि ये संपादक होगा, कोई ऐसा चुनाव हो, कोई इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि मीडिया का जो है, खासतौर से प्रिंट मीडिया का जो है दुरुपयोग बहुत सारे लोग माफिया टाइप के लोग कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए क्या आरएनआई में क्या सुधार होना चाहिए?
देखिए, मेरी थोड़ी इसमें असहमति है आपसे। दो चीजें मैं पहले ये बता दूं कि मीडिया में जो मालिक है उसका प्रभुत्व हमेशा बना रहा है। मैं शुरू से इस चीज को देखता हूं कि आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक रहे हों, चाहे स्टेट्समैन के मालिक रहे हों, चाहे दैनिक जागरण के मालिक रहे हों, चाहे अमर उजाला के मालिक रहे हों, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का मालिक रहे हों, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक रहे हों, ये सारे मालिकों ने मीडिया को एक हथियार के रूप में प्रयोग करके अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करते रहे हैं। ये आज से नहीं। और इन्होंने जो भी संपादक नियुक्त किया, क्योंकि इन्हीं कारणों से संपादक नियुक्त करते थे, लेकिन वो संपादक ऐसा होता था जो हिज मास्टर्स वाइफ की तरह से बात करता था। जो मालिक कह रहा है वही वो काम करते थे। वरना आप एक चीज बताइए कि मालिक एक नीति तय करता है कि इस पार्टी के पक्ष में खबर नहीं जानी चाहिए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस अखबार का कोई पत्रकार उस मालिक की अवहेलना करते हुए कोई ऐसी खबर छापे जो मालिक नहीं चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तो पहले भी होता रहा है और मालिकान इसका दोहन करते रहे पूरी तरह से। दूसरी बात, जो आपने आरएनआई की बात कही है, आरएनआई तो एक सरकारी संस्था है जो ये वेरीफाई करती है कि इस नाम से कोई अखबार यहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता है। और अखबार निकलता है तो फिर उसके हमको टाइटल नहीं क्लियर करेंगे, और अखबार निकलता है नहीं निकलता है तो हम उस टाइटल को क्लियर कर दें और आपको निकालेंगे। तो उसमें पैसा और आपका प्रयोजन होता है। क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) संविधान का ये कहता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो हमको है, उतना ही एक दुर्दांत अपराधी को भी है। वो भी कह सकता है कि मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बता दूं आप। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य था, तो फूलन देवी ने कहा था कि वो एक अखबार निकालना चाहते हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, हम आपको अखबार नहीं निकालने दे सकते हैं, क्योंकि आप एक दुर्दांत डाकू नहीं है, आपको सजा हुई है और आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो, आप तो सिग्नेचर भी करना नहीं जानती हैं। उस मामले को लेकर के प्रेस काउंसिल में आया था। प्रेस काउंसिल में जस्टिस पी.वी. सामंत चेयरमैन थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, और मैं भी उस मौके पर था, उसमें प्रेस काउंसिल का सदस्य था। तो ये चीज को उठाया, जस्टिस सावंत ने उस पर एक बहुत अच्छा फैसला लिखा कि जब बड़े बड़े मालिक, तमाम अखबारों के मालिक जो लगभग निरक्षर माने पढ़ाई लिखाई के में हैं, वो एक आदमी को नौकरी दे करके संपादक बनाते हैं और तमाम लोगों को नौकरी पर रख करके संवाददाता और सब एडिटर और न्यूज एडिटर बनाते हैं। तो ये अगर डाकू रही है, तो अगर सजा इसको मिली है तो सजा काट चुके हैं, लेकिन अब सजा कटने के बाद वो अखबार निकालना चाहती है, तो वो पैसे दे करके जैसे दूसरे मालिक लोग लगाते हैं वैसे वो भी अखबार को निकालेगी, वो भी अखबार निकालेगी। और अखबार निकालने का उसकी बात को, अपनी बात को कहने का अधिकार है पूरी तरह से। अधिकार केवल एक व्यक्ति का नहीं है कि जिसके पास पैसा हो वही करेगा, जिसके पास नहीं भी हो उस चीज को करेगा। तो आरएनआई का काम जो है, आरएनआई केवल टाइटल क्लियर करती है, आरएनआई का कोई और काम नहीं है। हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक कोई रेगुलेशंस होने चाहिए, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। अब अनाप शनाप जो लोग, जिनको पत्रकारिता का से कोई लेन देन नहीं होता, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अखबार हुआ और या प्रिंट कोई भी मीडियम शुरू करते हैं, तो उन पर एक थोड़ा सा अंकुश इसलिए कि उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, संविधान की धारा में 19 के बी में ये भी लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसको लागू किया जाना चाहिए। एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो सरकारी कमेटी नहीं हो, आम लोगों की हो, जनता की हो, एक्टिविस्ट की हो और समाज सेवियों की हो, पत्रकारों की हो। ये लोग तय करें कि हाँ, इनको बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बारे में वो। लेकिन ये एक लंबे बहस के बाद तैयार किया जाना चाहिए, कोई जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि तमाम पत्रकारों को कभी आए दिन हटा दिया जाता है, तमाम संपादकों को मालिक लोग देख के मक्खी की तरह से निकाल देते हैं। तो कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, लेबर लॉज उस ढंग से होने चाहिए, किन लोगों का उस पद पर अपॉइंट होना चाहिए, इसके लिए एक कई लोगों की समिति बनाई जानी चाहिए। लेकिन इस पूरा प्रकरण पर पूरा विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय निकले तो अच्छा नहीं रहेगा, वरना आप सरकार के हाथ में सौंप देंगे तो भी खराब स्थिति हो जाएगी। और जब आज मालिकों के हाथ में सौंपे हुए हैं तो देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गई है पत्रकारिता की। आपको खुद इस चीज को, पूरी जनता इस चीज को जानती है कि
आप किसी भी चैनल का नाम ले लीजिए, जनता इस चीज को बता देती कि इसमें इस तरह की खबर आएगी। आप किसी अखबार का नाम ले लीजिए, जनता इस चीज को बता देगी कि इसमें किस तरह की खबरें होंगी। आप सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिविटी को सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पूरी तरह से मीडिया की समाप्त हो चुकी है, और विश्वसनीयता का खत्म होना अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत देता है। जनता किस पर विश्वास करेगी, किस पर नहीं विश्वास करेगी, ये मीडिया का संकट है। इस दौर से इसको निकलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक तो अपने संविधान का उदाहरण। अगर संविधान में ये बात कही गई है कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के नियम से कोई भी अखबार निकाल सकता है, तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि संविधान की ही मूल भावना है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो एक अखबार का मालिक कोई भी हो, संजय गुप्ता हो और कोई भी हो, तो एक अखबार का मालिक जनता तो हो नहीं जाता। वो कोई जनता का प्रतिनिधि तो है नहीं, न विधायक है, न सांसद है, कुछ भी नहीं है। वो जबरदस्ती आगे जाके जनता का प्रतिनिधि बन जाता है। तो अच्छा, एक चीज तो ये हो गई कि मतलब जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, कि ये जनता के लिए होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? जैसे एक उदाहरण है कि जैसे अगर कोई इंडियन आइडल बनना है उसको, तो उसकी प्राथमिक योग्यता है कि उसको गाना आता हो। एक प्राथमिक योग्यता से वो उस मंच पे पहुंचता है और अपनी प्रतिभा दिखाता है। पहला चरण होता है। दूसरा चरण होता है कि वोटिंग होती है। जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही इंडियन आइडल बनता है। मतलब दो लेयर सिक्योरिटी है। तो देश को अच्छे गीतकार मिल रहे हैं, अच्छे गायक मिल रहे हैं इस व्यवस्था की। क्या इस तरह की व्यवस्था मीडिया में नहीं होनी चाहिए? एक न्यूनतम योग्यता को दिखा करके आदमी एक मंच तक पहुंचे, फिर वोटिंग करा दी जाए। तब ये संविधान की मूल भावना के हिसाब से होगा कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। अदरवाइज इस तरह से अखबार की टाइटल बढ़ते रहेंगे तो जनता का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। जनता किसी संपादक को वापस नहीं बुला सकती है, या किसी संपादक को हटा दिया गया तो जनता का कोई योगदान नहीं रहेगा कि नहीं ये तो नौकरी करने लायक था। इस संदर्भ में आप बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए? मैं यहाँ आपकी बात से सहमत हूँ। हमने ये जो आप कह रहे हैं संविधान में हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। डेमोक्रेसी का तात्पर्य हमारी मूल भावना है डेमोक्रेसी में कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये जो हमारी मूल भावना है संविधान की, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूँ। अब आप ये देख लीजिए कि मालिकों का जैसे एक स्थिति आ गई है कि जिसको चाहते हैं वो अपॉइंट करते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं वो नहीं अपॉइंट करते हैं। यहाँ जो बात आती है, ये संविधान में ऐसा लिखा गया है कि सबको स्वतंत्रता है। तो सबको स्वतंत्रता यह है कि जब चाहे वो पेशा अपना सकता है। सबको स्वतंत्रता यह है कि वो IAS ऑफिसर बन सकता है। सबको स्वतंत्रता यह है कि वो मिलिट्री में जा सकता है। लेकिन सबके लिए कंडीशन तय हो गई है। आपको मिलिट्री में जाना है तो आपकी ऊंचाई, लंबाई 5 फीट 6 इंच होगी, आपका सीना 32 इंच होगा। आप इस दौड़ को पूरा करेंगे इतनी देर में। अगर आपको एक PCS या IAS या IPS या कोई भी अधिकारी बनना है तो आपको एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। उस परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर के होगा। हालांकि हमको आप कोई रोक नहीं सकता। मेरी इच्छा है कि मैं IPS बन जाऊं। तो अगर मेरी उम्र है 22 साल के या 25 साल की, 23 साल की या 27 साल की, और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने वो पढ़ाई किया है, तो मुझे IPS बनने में मैं बन सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी बन सकता हूँ। यहाँ आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि स्वतंत्रता का ये अधिकार आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नहीं लगा दिया जाना चाहिए कि जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे निकाले। और फिर हमको स्वतंत्रता का अधिकार उतना ही है कि जैसे मैं एक अधिकारी बनना चाहूँ तो अधिकारी, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना चाहूँ तो बनूं, चाहे मजदूर बनना चाहूँ तो मजदूर बनूं। जैसी मेरी स्थिति है, मेरे पास एक ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर मैं उस क्वालिफिकेशन को पूरा करता हूं तो मुझे होना चाहिए। जैसे आप वकील के लिए है, हर व्यक्ति वकील बन सकता है, लेकिन उसको वकील बनने के लिए कम से कम LLB की पढ़ाई तो होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहे तो वो कल्पना कर सकता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ,
तो डॉक्टर बनने के लिए कम से कम आपको एक नीट का एग्जामिनेशन दे करके एमबीबीएस है, बीडीएस में या किसी भी फील्ड में आपको डॉक्टरी की डिग्री लेनी पड़ेगी। सीए बनने के लिए आपको सीए का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के लिए आपको एमए की क्वालिफिकेशन, एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये तो एक स्वतंत्रता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं होता कि जो चाहे निकाले और जब चाहे बनाए, जैसा चाहे, उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यही हालत पत्रकारिता के लिए भी होनी चाहिए कि उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसका कोई ना कोई उसका आकलन करने की कोई अच्छी पद्धति होनी चाहिए। उस आकलन के आधार पर लोगों को पत्रकार बनाया जाना चाहिए, या उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मीडियम, कोई मीडिया का चैनल या मीडिया का पोर्टल या मीडिया का अखबार शुरू करने की इजाजत उसको मिलनी चाहिए। ये मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छा, मैं मीडिया ही नहीं, मैं जो है व्यवस्थापिका पर भी ये चीजें उठाना चाहता हूँ। जिस तरह से आज हो गया है कि एक विकास दुबे और वो जो है जमीन कब्जा करके और बहुत सारे तंत्र से वो पैसा इकट्ठा कर लेता है, तो व्यवस्थापिका में आने के लिए, मतलब नेता बनने के लिए अब एकमात्र योग्यता हो गई कि आप चोरी करके, लूटपाट करके, डकैती डाल के पैसा आपके पास होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप नेता बन जाएंगे, पैसा नहीं है तो नेता नहीं बनेंगे। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस दिशा में भी इस तरह की न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एक मंच पे पहुंचने के बाद फिर चुनाव की बारी आए? क्योंकि कोई भी अपराधी नेता बन जा रहा, अगर विकास दुबे नहीं मारा गया होता और जेल जाता, छूट के आता, तो बट नेचुरल है कि ये नेता बन जाता, विधायक बन जाता और यहाँ तक कि मंत्री भी बन सकता था। तो निश्चित तौर पर तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या समाज का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए कि जैसे कि समाज पर थोप दिया जाता है कि ये भाई माफिया है भले, लेकिन दो माफिया खड़े हैं, उनमें से किसी एक माफिया को चुनना है आपको। वही बात मीडिया में है कि आप अखबार मंगाते हैं तो दो माफिया के अखबार आ रहे हैं, तो किसी एक माफिया का अखबार आपको पढ़ना जरूरी है। तो इस पर मैं आपका व्यू चाहता हूँ कि क्या ये मतलब क्या है कि एक मेरा ये कहना है कि विचार अगर चीजें होती हैं तो वो विचार तरंगे, वो विचार की ऊर्जा वातावरण में फैलती है, उस पर काम होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे कुछ उखड़ जाएगा, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर मान रहा हूँ कि अगर इस पर विचार व्यक्त किया जाए और एक विचार श्रृंखला चलाई जाए, तो ये दो क्षेत्र हैं, एक नेतागिरी वाला, एक मीडिया वाला, इनमें जो है बहुत ही नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। आपकी बात से असहमति व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है। आपकी बात से पूर्णतः 100% सहमत होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दो चीजें हो गई हैं। देखिए, एक तो यह है कि पहले क्या हुआ था कि क्रिमिनल्स गाइड करते थे पॉलिटिशियंस को, अब क्रिमिनल खुद पॉलिटिशियन बन गए हैं। हाँ, अब आपने देखा होगा कि आज की ज्यादा दिन नहीं और पहले ही आप गोरखपुर के बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे होंगे कि जो क्रिमिनल्स थे वो ठेकेदारी लेते थे, अनाप शनाप का पैसा कमाया, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से मिलजुल करके खूब पैसा कमाया, थाने और पुलिस की दलाली किया, बाद में वो खुद अपराध के क्षेत्र में बहुत बड़े हो गए और फिर एमएलए भी बन गए, कई तो मंत्री भी बन गए। ये इस नाते आप जब आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो देर सवेर एमपी बनता, एमएलए बनता, मिनिस्टर भी बनता, क्या कर सकते हैं, वो तो होता ही है जन की स्थिति। हाँ, ये बात तो अब जनता तो इतनी जागरूक है नहीं। जनता तो आज भी, मैं कहने की बात है कि आज भी कई बार धर्म से, जात से, कई चीजों से, पैसे से, रुपए से, दारू से, तमाम चीजों से बिकती और बंधी हुई है। तो ये इन सारी चीजों को जागरूकता फैलाने के लिए आपको कोई न कोई नियम कानून बनाना पड़ेगा। जो संविधान में दी गई है, जो व्यवस्था दी गई है, वो ये है कि आपको 25 साल की उम्र होनी चाहिए। आप ये संविधान में ये है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान में ये दी गई है कि आप कहीं किसी तरह से आप दोषी नहीं ठहराए गए हो न्यायालय द्वारा। संविधान में ये दी गई है कि आप दिवालिया और पागल न हो। ये इतनी बहुत वेग चीजें हैं कि इन चीजों को पूरा कोई भी कर सकता है।
अब अपराधी है तो वो कहता है कि मैं तो अब मुझे कोई कन्विक्शन 7 साल का है, अब इसमें उन्होंने दे दिया कि 7 साल का कन्विक्शन वाले केस में ही आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। तो थोड़े दिन के लिए तमाम अब नेता ऐसे कहते हैं कि हमारे खिलाफ जिद में हमको केस में फंसा दिया गया है, जबकि हम पूरी तरह से निरपराध हैं। तो इस चीज को, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जनता को इस चीज पर सोचना होगा कि कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कौन लोग नेतागिरी कर सकते हैं। जब आप शुचिता इसमें ले आएंगे, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, तभी जाकर के हम यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। आज तो स्थिति ये हो गई कि समाज सेवा के नाम पर आप कुछ मत करिए, समाज सेवा के नाम पर आप कुछ भी चलाते रहिए और उसमें से पैसा कमाइए, अधिकारियों से मिलिए, फिर अधिकारियों को आप नेता बन जाइए, फिर अधिकारियों को उपकृत करते रहिए। तो ये स्थिति जो आ गई है बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति है। इस दुखद स्थिति से पार पाने के लिए तमाम बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, उनको सोचना होगा। मैं मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कम से कम आप इस दिशा में सोच रहे हैं और इस तरंग को, इस विचार की एक छोटी सी तरंग को आप ले जाएंगे। हो सकता है ये विचार तरंग बहुत ही मजबूत हो जाए और आगे लोग इस चीज पर सोचने को मजबूर हो जाए, और जब मजबूर होंगे तभी जाकर के इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। आपने देखा कि जो भी अपराधी सिस्टम से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे निगल जाता है, लेकिन सिस्टम से समाज को भी तमाम दिक्कतें हैं। इसलिए सिस्टम में सुधार लाए जाने की ज़रूरत है। उसके लिए विचार मंथन की एक लंबी प्रक्रिया जरूरी है। इसी के साथ श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।